Assalamu alaikum. Welcome back to the basic course of welcome back to the first course of basic theory of fluids. मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर का एक क्विक रिव्यू दे दूँ कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या। आपको याद पड़ता है कि हमारे पास ये दिस वाज अ नॉन लीनियर इक्वेशन दैट वी हैड टू सॉल्व, और हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी। हमने कहा था कि फ़र्ज़ करिए अगर कैपिटल एफ इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो दिस शुड बी सेटिस्फाइड, और फिर हमने इक्वेशन 18 पर वी अप्लाइड द टेलर थ्योरम एंड ट्रंकेटेड इट टू फर्स्ट ऑर्डर, एंड आफ्टर some mathematics we reached here on this page. We did some calculation stuff, और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास इक्वेशन 19 है। अब नाउ द रियल चैलेंज, ओके नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द चैलेंज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इक्वेशन 19 है क्या। इसमें स्मॉल एफ क्या और कैपिटल एफ क्या। ज़रा नोट करिए, अगर हम ये मान लें कि स्मॉल एफ हमें नोन है और कैपिटल एफ हमें अननोन है, तो इक्वेशन नंबर 19 क्या ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं कैपिटल एफ में। आपने नोट किया नॉन लीनियर वही होती है ना इक्वेशन जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या फंक्शन इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा हो, या उसका जो पावर है फंक्शन या उसके डेरिवेटिव का पावर एक से ज़्यादा, एक के अलावा जो है 2 स्क्वायर क्यूबिक से एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें आ रही। तो गेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम ये मान लें कि हमारा स्मॉल एफ नोन है और कैपिटल एफ अननोन है, तो इस इक्वेशन में कोई नॉन लीनियर टर्म नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन कैपिटल एफ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना। हम इस इक्वेशन 19 को डिस्क्राइब ऐसे कर लेते हैं कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी F4 वाली, कैपिटल स्मॉल f4 माइनस आर ई एफ ट्रिपल प्राइम एट्सेट्रा वो जो इक्वेशन थी दैट आई कॉल्ड द स्टार वन इक्वेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार वन इक्वेशन। सॉरी कुछ ज़्यादा पीछे चला गया, ठीक है वो मेरे ख्याल पिछले पेज पर थी, पिछले लेक्चर में हम देखा वो दैट वाज द स्टार वन इक्वेशन, ठीक है वो इस तरह की थी, है ना। तो नोट करिए दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन वेयर एज दिस इक्वेशन 19 अगेन इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन कैपिटल एफ, ठीक है। अब ना होगा क्या, होगा ये कि आप स्मॉल एफ को ट्रीट करेंगे नॉन के तौर पर। नाउ व्हाट डज इट मीन, एंड स्मॉल एफ आएगा कहाँ से। तो बेसिकली हम यूँ करते हैं कि आइटरेटिव प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हम एक इनिशियल गैस देते हैं स्मॉल एफ के लिए, ऐसा इनिशियल गैस जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। वो हम इस इक्वेशन में देंगे, उसकी हेल्प से हम कैपिटल एफ निकालेंगे। फिर वो जो कैपिटल एफ होगा उसको अगेन स्मॉल एफ के तौर पे इस इक्वेशन में यानी राइट हैंड साइड पे, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ स्मॉल एफ यूज़ हो रहा है उसे देंगे, एंड वी विल गेट अनदर कैपिटल एफ। फिर उस कैपिटल एफ को अगेन स्मॉल एफ के तौर पे देंगे और एक नया कैपिटल एफ निकालेंगे। तो हम देखें ये एक आइटरेटिव प्रोसेस शुरू हो गई जिसमें हर आइटरेशन के बाद हमारे पास एक नया कैपिटल एफ निकलता जा रहा है, और हम हर नए कैपिटल एफ को स्मॉल एफ के तौर पर यूज़ करते हैं नेक्स्ट कैपिटल एफ निकालने के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से एक आपका आइटरेटिव प्रोसेस चल पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये का आइटरेटिव प्रोसेस रुकेगा कहाँ पर। यह आइटरेटिव प्रोसेस वहाँ पर रुकेगा जब कैपिटल एफ और स्मॉल एफ सेम हो जाए, ठीक है। आपने ज़रा अपने तौर पे चूज़ कर ना थोड़ी कैलकुलेशन करें, कैपिटल एफ की जगह पर अगर आप स्मॉल एफ यूज़ करें इस इक्वेशन के अंदर, तो आप देखेंगे ये इक्वेशन स्टार दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन 19 है, जब ये उस स्टेज पर पहुंचती है जब जहाँ कैपिटल एफ और स्मॉल एफ सेम हो जाए, तो बेसिकली ये इक्वेशन स्टार वन ही होती है। यानी इक्वेशन 19 का वो सोल्यूशन व्हेन कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, ये बेसिकली इक्वेशन स्टार वन का ही सोल्यूशन होता है। एम आई क्लियर?
आपको ये पॉइंट ज़रा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में सोचने की कोई बात नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट ऑब्वियस। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ज़रा कैपिटल एफ की जगह पर स्मॉल एफ यूज़ करके ज़रा 19 को सॉल्व करिएगा, एंड यू विल सी के दैट यू विल गेट बैक टू स्टार। ठीक है, अब ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है ओके हमें स्मॉल एफ पता लग गया, लेकिन हम कैपिटल एफ इक्वेशन 19 से कैसे निकालेंगे। यानी ये अगर आप ये लीनियर इक्वेशन भी है, इट्स अ फोर्थ ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, एफ एफ डाई ये सारे वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं। तो आपने जितने भी मेथड्स आपने उसमें पढ़े हैं BSc MSc लेवल पे, उनमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के ख़ास स्ट्रक्चर होता था, तो वो इक्वेशन सॉल्व हो सकती होती थी, वरना कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे इसी लेक्चर में आगे हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन 19 को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब तक मैंने ये बताया आपको इक्वेशन 19 बता क्या रही है, तो मैंने ये बताया आपको कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 19 हम एक आइटरेटिव प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो आइटरेटिव प्रोसेस काम कैसे करेगा कि आप स्टार्ट में एक इनिशियल गैस देंगे इक्वेशन 19 को, और उसके हेल्प से नया कैपिटल एफ निकालेंगे, फिर उस नए कैपिटल एफ को स्मॉल एफ के तौर पे यूज़ करेंगे, फिर एक नया कैपिटल एफ निकालेंगे, एंड सो सो फोर्थ। ठीक है, एंड नाउ अब इक्वेशन 19 को कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए आपकी डोमेन ऐसे थी, ईटा इज इक्वल टू -1 पे आपकी लो चैनल वॉल थी, ईटा इज इक्वल टू 1 पर अपर चैनल वॉल। ठीक है, अब मैं इसको डिस्क्रिटाइज कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने BSc में कैलकुलस के 4th चैप्टर में आप पार्टीशंस बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा गौर से देखिए, तो ये हुई है, ये बेसिकली आपका A है, A इज इक्वल टू -1 एंड B इज इक्वल टू +1। ठीक है, और मैंने नंबरिंग इसे ऐसे दिया है, फर्स्ट पॉइंट इज ईटा 1, दूसरा पॉइंट ईटा 2 होगा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आएगा ईटा I, तो ईटा I से अगला पॉइंट क्या होगा, ज़ाहिर है ईटा I+1, उससे अगला क्या होगा ईटा I+2, ईटा I से पिछला पॉइंट क्या होगा ईटा I-1, और उससे पिछला ईटा I-2। ठीक है, और ये सारे यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान जो फासला वो सेम है, एंड आई कॉल्ड इट H। ठीक है, ये स्मॉल h वो डिस्टेंस है, एम आई क्लियर। और आखिरी जो पॉइंट है वो ईटा n होगा, उससे पिछला ज़ाहिर है ईटा n-1। ठीक है, तो अगर आपने ईटा I की वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है कि देखें I की जगह 1 पुट करें तो ईटा I1-1 के इक्वल आ गया, ये पहला पॉइंट। ठीक है, और अगर I की जगह पर आप n पुट करें तो इसे सॉल्व करने से यू विल गेट ईटा n इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखें अब I की जब n पुट करें तो ये h किसके इक्वल है 2, और n-1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने बताया कि n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखिए अगर पहला पॉइंट 1 है, दूसरा 2 है, और आखिरी पॉइंट n है, तो ये जो हर दो के दरमियान जो गैप होगा, दिस वुड बी इक्वल टू, हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो गैप होगा h, दिस वुड बी इक्वल टू 2 ओवर n-1। ठीक है, ये आप थोड़ा सा एक पेज पे बनाएं, प्रैक्टिस करते, ऐसा कर लेना आप 4 पॉइंट ले लें, 5 पॉइंट ले लें, 6 पॉइंट, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, एच किस तरह से आता है 2 ओवर n-1 एट्सेट्रा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फर्दर हम इस पर इस पर गपशप लगा लेंगे अगर कोई रहेगी क्लैरिटी में बात, जो बात ऐसी हुई जो क्लियर ना हो सके तो। ठीक है, नाउ अब यहाँ तक तो होगी ये बात। अब करना क्या है, हम मैं ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखूँ, ये बेसिकली सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है डेरिवेटिव के लिए, कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपने निकालना हो ईटा I इस पॉइंट के ऊपर f डैश यानी कैपिटल F डैश निकालना हो, तो दैट इज इक्वल टू f(i+1) f ईटा I+1 माइनस f ईटा I-1 ओवर 2h। ठीक है, ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है डेरिवेटिव। ठीक, तो और एक आसान तरीका ये है, वो अंग्रेजी में कहते हैं गुड मैथमेटिशियन इज़ अ लेजी मैथमेटिशियन। इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छा मैथमेटिशियन हमेशा स्मार्टर एफिशिएंट बेस ऐसे निकालता है
कि उसे लेबरियस वर्क ना करना पड़े, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट वे ये है कि बजाय बार बार आप ब्रैकेट में ईटा आई लिखें, तो आप क्यों ना इसके नीचे ये यहाँ सब्सक्रिप्ट के तौर पे आई लिख दें, और यहाँ सब्सक्रिप्ट के तौर पे i+1 आ जाएगा, यहाँ i-1 और 2h, ठीक है। सो मतलब इसका सेम है। सो वेन एवर इट इज रिटन fi+1, तो इसका मतलब ये होगा द वैल्यू ऑफ f एट i+1। अगेन fi-1 would mean the value of f at i-1, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज भी इसी तरह से होते हैं। आपको इनको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें ऑन फेथ ले लें। ऑन फेथ का मतलब है कि मेरी बात को का एतबार कर लें कि फार्मूला मैंने सही लिखे हैं, या अल्टरनेटिवली आप वैसे तो आपने मेरे ख्याल में MSc में ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट कोर्स में ये ड्राइव किए ही होंगे। अगर नहीं तो गूगल में जाके वहाँ आप जस्ट एक छोटी सर्च करें सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इस तरह का एक्सप्रेशन कुछ आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव के लिए ऐसे, थर्ड इस तरह से, फोर्थ इस तरह से, ठीक है। अब ना करना आपको ये है कि f', 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 इन सब की वैल्यूज उठाकर आपने वो जो इक्वेशन 19 बनी थी, इक्वेशन 19, यस दिस वन, यहाँ पे आप पुट कर दें, ठीक है। व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन। आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि fi-2 के कोफिशिएंट अलग करना है, fi-1 के कोफिशिएंट अलग करना है, फिर fi के कोफिशिएंट अलग करना है, फिर fi+1 के कोफिशिएंट, फिर fi+2 कोफिशिएंट। तो देखें fi-2 के कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1/h4, और यहाँ क्या है -1 -ReFi/2h3, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है। नाउ fi-1 का कोफिशिएंट क्या होगा भला, -4/h4, इधर क्या होगा 2ReFi/2h3, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है। फिर fi-1 का कोफिशिएंट यहाँ पे -ReFi'/h², ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा -+ ReFi'/2h, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। एंड सिमिलरली fi का कोफिशिएंट भी इसी तरह से निकाला जा सकता है, fi+1 का कोफिशिएंट भी और fi+2 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यू गेट इक्वेशन 20। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है और समझने की बात है, इक्वेशन 20 बता के दी है। इक्वेशन 20 ये बता रही है कि अगर आपने ηi, f ऑफ ηi निकालना है, तो आपको f(i-2), आपको इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें f(i-2) आ रहा है, f(i-1) आ रहा है, fi भी आ रहा है, fi+1 भी आ रहा है, fi+2 भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक पेंटा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। What will become, it will yield or it will generate a pentadiagonal matrix. पेंटाडायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें 5 डायगोनल होते हैं। ये टर्म से बनेगा fi का जो कोफिशिएंट होगा दैट वुड बी मेन डायगोनल, इससे नीचे वाला डायगोनल इससे बनेगा, इससे उससे भी नीचे वाला डायगोनल इससे, और मेन डायगोनल से आगे ये और उससे आगे ये, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास एक लीनियर सिस्टम बन जाएगा Ax = b की फॉर्म में, वेयर A वुड बी पेंटाडायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक रीजनेबल एक्यूरेसी निकालने के लिए आपके पास स्टेप्स आए, ये जो h था ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, दैट h इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेप साइज। एक रीजनेबल सोल्यूशन निकालने के लिए ना आपका जो स्टेप साइज h है, दैट शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट 0.01 ये इस ऑर्डर में आएगा। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करना। ज़रा अब देखिए इक्वेशन, हाँ इस छोटे से रिलेशन से देखें। अगर मुझे h की वैल्यू 0.01 निकालनी हो
तो मेरे ख्याल में n मेरे पास तकरीबन कोई लेट्स से 101 तो आना ही चाहिए, सॉरी 201 है ना, तभी ये 0.01 आएगा, है ना। यानी मैं क्या ना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने h को 0.01 लेना है तो स्मॉल n, ये जो मैंने आपके सामने कर्सर जहाँ आ रहा है, दिस स्मॉल n शुड बी इक्वल टू 201, यानी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 201 पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सिस्टम होगा EX इक्वल टू इसका साइज 201/201 होगा, यानी इसमें 201 रोज और 201 कॉलम्स होंगे। सरप्राइज टू नो सी दिस, है ना। अब इतने बड़े सिस्टम के लिए इस AX इक्वल टू B बनाना और इसे सॉल्व करना, मेरे ख्याल में फिज़िकली हमारे पास अगर कोई यहाँ आइंस्टाइन भी होता तो शायद उनकी भी हमारे कहते थे मत मारी जाती है। तो 201 यानी आप समझ रहे ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 201 रोज और 201 कॉलम्स हों, इसको ह्यूमनली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इतने बड़े सिस्टम्स के लिए ना पहले ज़माने में 1920 या 30s के ज़माने में लोग ये करते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी ना, तो उसमें मैथमेटिशियन 5-5, 6-6 के ग्रुप्स बना के बैठ जाया करते थे और फिर कई दिन लग के तो इस तरह का एक अलग सिस्टम सॉल्व किया करते थे। तो अगर किसी मेरे जैसे किसी स्टूडेंट से गलती हो जाती, प्लस की जगह माइनस लिखा जाता, तो सबका ही बेड़ा गर्क हो जाता कैलकुलेशन को। मेरे कहने का मतलब है कि ह्यूमन एरर ट्रैवल करता ना, अगर आपने एक रो ऑपरेशन में गलती करती है तो फिर वो तो आगे ट्रैवल करती है, वो हर जगह पर डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग ह्यूमन एफर्ट। तो हम इसके लिए कंप्यूटर का सहारा लेंगे, हम इसके लिए इंशाल्लाह वो कैसे सहारा लेंगे, किस तरह से करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। एंड नाउ दैट इक्वेशन स्टार्ट, वो यही थी ना। अब अगेन इसमें भी ये सेकंड डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे वैल्यूज पुट करनी, फिर उस तरह से थीटा i -1 थीटा या थीटा i +1 के कोएफिशिएंट्स अलग अलग कर दिए, एंड यू गेट इक्वेशन 21। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, ये आपके पास ट्राइगोनल सिस्टम बनेगा। ये मेन डायगोनल से एक नीचे और मेन डायगोनल से ऊपर। वो इक्वेशन *1 से पेंटा डायगोनल सिस्टम बना, और इक्वेशन *2 से यू विल गेट अ ट्राई डायगोनल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाउंड्री कंडीशंस में, कि देखिए हमने इक्वेशन तो बना ली, इन्हें सॉल्व कैसे करना वो बना ली, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस का इशू रह गया। तो बाउंड्री कंडीशंस के लिए आप नोट करिए कि y = -a लोअर चैनल पर ये हमें था गिवन, और अपर चैनल पर ये था, ठीक है, यू रिमेंबर। तो मैं हम पहले बात करते हैं लोअर चैनल वॉल पे, सॉरी व्हेन आई से लोअर चैनल मीन्स लोअर चैनल वॉल, ठीक है। व्हेन y = -a, लोअर चैनल पे y का वैल्यू -a है ना, तो अगर y -a के इक्वल है तो ईटा किसके इक्वल होगा, बिकॉज ईटा वाज इक्वल टू y और है तो इट बिकम्स -1। u किसके इक्वल था, bx, v this एंड ds। अब देखें u किसके इक्वल था, ये ट्रांसफॉर्मेशन vxf डैश, v इसके इक्वल था, थीटा ये आपके सामने। अच्छा, नोट करिए इस इक्वेशन bx कैंसिल्स bx, यू गेट f डैश = 1, यहाँ से f ऑफ थीटा = 0, और यहाँ से अगर t = t1 अब थीटा के एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो यू गेट थीटा = 1। इसका मतलब ये हुआ एट थीटा = -1, यानी लो चैनल वॉल पर योर f डैश इज 1, f इज 0 एंड थीटा इज 1, ऑलराइट। एंड सिमिलरली अपर चैनल वॉल पे इसी आर्गूमेंट के साथ आप भी बना सकते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? तो इस आर्गूमेंट के साथ हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी किसी सरप्राइज की, वो सरप्राइज इस लेक्चर में आपको एक लेक्चर और वेट करना पड़ेगा, वो आगे पोस्टपोन हो गया। तो होपफुली अगले लेक्चर में जब हम आपको कंप्यूटर की हेल्प से ये सॉल्व करना इक्वेशन दिखाएंगे, और उसके साथ ही मैं अपना सरप्राइज भी आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो बेफिक्र है उसमें, दैट वुड बी प्लेजेंट सरप्राइज, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।